चैप्टर निकाल लो, चैप्टर 4 पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल चैप्टर 4 है हमारा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसको करते हैं हम लोग आज। अब जैसा कि हम लोग को पता है, पहले हम लोगों ने देखा था कि सत्ता के दो ही केंद्र थे, दो ही पोल्स थे। या तो मान लो कि अमेरिका था, एक तो पूरा जो गुट था अमेरिका था, और दूसरा यूएसएसआर था। लेकिन अब इसके बाद और क्या क्या बन के आया, कैसे कैसे दूसरे चीज हुए, और अब और क्या पोल्स बन सकते थे, क्या ध्रुव बन सकता था उसके बाद। अगर 1990 के डिकेड को देखें, दशक को देखें, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो ध्रुव व्यवस्था टूट चुकी थी, अब खत्म हो चुका। जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो गया तो पूरा का पूरा जो विश्व था वो अमेरिका ही उसमें सुपर पावर बन के रह गई, और दूसरा कोई नहीं रहा। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद से अगर आप देखो, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो बहुत सारे ऐसे भी पावर सेंटर्स बने, ठीक है, जो कि वर्ल्ड को एक नए, इसको अब देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब यहाँ ये है कि नए नए ऑर्गेनाइजेशन बने। बहुत सारे देश, जैसे कि पहले क्या थे, यूएसए नहीं तो यूएसएसआर के गुट में शामिल थे, पूरा विश्व या तो उसमें था नहीं तो इसमें था। लेकिन अब क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, कि अब जो ये देश थे अलग, जो भी देश हुए या नए आजाद देश थे, उन्होंने बहुत सारे अपने रीजनल या क्षेत्रीय संगठन बना लिए, वैश्विक संगठन या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए, और उसमें शामिल हो गए। अब जैसे आप देखो तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, यूरोप में यूरोपीय संघ, और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान। अगर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश देखें तो आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और पूरे यूरोप को एकजुट करने वाला यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन था। ये दो चीज बने, ये दोनों ही अपने आप में बहुत दमदार थे, और अपने क्षेत्र के बारे में, उसके विकास के बारे में, उनके लोगों की समस्याओं के को लेकर के या उसके बारे में चर्चाएं करते थे, और उसको विश्व पटल पर रखते थे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करते थे इस बातों को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की। ये कैसे बना, क्या जरूरत थी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसने किस तरह से अपने योगदान को साबित किया, अपने कंट्रीब्यूशन को प्रूव किया। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि जर्मनी ने यूरोप के लगभग सभी देशों को तबाह कर दिया। ठीक है, और यूरोप के लगभग सारे के सारे देश इतने बुरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी सड़कें, शहर के शहर, नगर के नगर, इतनी बम्बार्डमेंट हुई थी कि सब कुछ खत्म हो चुका था। तो जो भी यूरोप के बड़े बड़े देश थे या जो भी देश थे, उनके नेताओं के सामने ये सवाल उठा कि किस तरह से फिर से अपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड या नष्ट हुई इकोनॉमी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेकर के चलेंगे। तो उसके लिए 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेल ली, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। लेकिन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की जरूरत से मदद की। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध तो तक तो सारे देश, यूरोप के देश भी एक दूसरे से लड़ते मरते रहे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ना जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन रहा, ना ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन रहा, ना फ्रांस इटली का दुश्मन रहा, सारे देश एकजुट होने लगे। और इस एकता या यूनिटी में, एकजुटता में सबसे बड़ा योगदान शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का रहा। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के कारण या पूरे पश्चिमी देशों को, पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने में मिलाने के कारण नाटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन बने। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, जिसको कि पहले मार्शल योजना के नाम से जाता था। अमेरिका, देखिए मार्शल योजना अलग थी, मार्शल योजना के बारे में पहले मैं बता दूं।
अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका जानता था कि जो पूरा का पूरा यूरोप है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, जिसका पक्षधर या जिसका जो आप कह सकते हैं पिता जनक या फादर जो था अमेरिका ही था। तो इसलिए उसने यूरोप के अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसको फिर से पटरी पर लेकर के आने के लिए यूरोप के लगभग सभी देशों को कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, है ना, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया। और जो जिस योजना या स्कीम या प्लान के तहत किया था उसी को मार्शल प्लान या मार्शल योजना कहा। तो मार्शल योजना क्या थी, अमेरिका द्वारा यूरोप के सभी देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से पटरी पे लाने के लिए जो आर्थिक सहायता दी गई उसी को मार्शल योजना या मार्शल प्लान कहा गया। अमेरिका ने नाटो के तहत और उसके बाद 1948 में मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहायता सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। 1949 में नाटो की स्थापना की गई। देखते जाइए, तो पहले 1948 को देखें तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो था ये बनाया गया, और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जितने भी यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। 1949 में जो नाटो बनाया गया उसमें सैन्य सहायता दी गई, मतलब कि नाटो में जिन भी देशों को शामिल किया गया उनको इस बात का भरोसा या विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में किसी भी तरह के युद्ध में अमेरिका बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहेगा, और अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर कोई हमला बाहरी देश अगर करता है तो सारे देश मिलकर के उसे एक साथ लड़ेंगे, और वो हमला पूरे सारे नाटो संगठन पर माना जाएगा। देखिए आगे, उसके बाद 1949 में अगर आप देखें तो गठित यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, एक सेकेंड, तो 1949 में यूरोपीय काउंसिल जो बनाएगी इसने पूरे के पूरे यूरोप को राजनीतिक सहयोग बढ़ाया। अब ये कैसे हुआ, यूरोप में पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण, ठीक है ना, एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। एकीकरण, अब इसमें क्या हुआ कि 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट में गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्रदान कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई, और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो यूरोप को हर तरह से खड़ा होना था, अगर राजनीतिक रूप से या पॉलिटिकल रूप में अगर आप देखें तो पॉलिटिकली भी इसको खड़ा होना था, इकोनॉमिकली तो उसको सबसे अधिक मदद चाहिए थी, आर्थिक सहायता तो चाहिए ही थी, और सैन्य सहायता भी चाहिए थी। इस बात का भरोसा कि भविष्य में अगर वो अपनी इकोनॉमी को खड़ा भी करता है तो भविष्य में ऐसे किसी भी विश्व युद्ध का उसको सामना ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो उसको सुरक्षा की पूरी गारंटी दे। तो मार्शल योजना और 1948 में बने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के द्वारा उसको आर्थिक सहायता दी गई। 1949 में जो नाटो बनाया गया उसके द्वारा उसको सैन्य सहायता और सैन्य जो भी क्या कहते हैं गारंटी थी सेफ्टी या सिक्योरिटी की वो मिली। और आगे जाकर के 1949 में यूरोपियन काउंसिल बनी थी, यूरोपीय परिषद, ठीक है, और वो आगे जाकर के 1957 में इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, और उसी की तरह आगे बढ़ते बढ़ते 1992 में वैसी जो 1949 में यूरोपीय परिषद थी वही 1992 में आगे जाकर के यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन के नाम से जानी गई। और जैसे ही 1992 में यूरोपीय यूनियन बना तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप या यूरोपियन कॉन्टिनेंट को एक देश के रूप में संगठित कर दिया गया। जैसे मान लीजिए भारत में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उसी तरह यूरोप में भी 27 to 28 के करीब कंट्रीज हैं,
और सारे कंट्री यूरोपीय संघ को मानते हैं। जिस तरह इंडिया की एक पार्लियामेंट है, ठीक है, उसी तरह पूरे यूरोपीय संघ का भी एक यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपीय संघ का, यूरोपियन यूनियन का। अब उसी पार्लियामेंट में सारे देश के लोग जाते हैं, तो मतलब ये सारे देश इस तरह से एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, इस तरह यूनाइटेड हो चुके हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि अलग अलग देश हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही देश के अलग अलग ये राज्य केवल है। इनके बीच में जो है पूरे यूरोपीय संघ में सबकी समान विदेश नीति है, समान सुरक्षा नीति है, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब देखो, आपने यूरो का नाम सुना होगा, जो यूरोप की मुद्रा है, तो पूरे के पूरे यूरोप में यूरो मुद्रा ही चलती है। ऐसा नहीं कि जर्मनी का अलग होगा, ब्रिटेन का अलग होगा, है अपनी करेंसी भी है सबकी, किसी किसी की मैंने करेंसी भी है, लेकिन यूरो एक्सेप्टेबल है। उनके बीच में जो व्यापार ट्रेड होगा यूरो में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन या इस तरह के संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि 1945 के बाद जो यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी उसको फिर से पटरी पे लाया जाए या खड़ा किया जाए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो तो इसी काम के लिए हुई थी ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूरोप की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी उसको पटरी पर लेकर के आना। अमेरिका ने मार्शल योजना ला करके, है ना, या मान लीजिए कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किसी चीज के लिए की, और उसी का बढ़ते बढ़ते रूप हुआ था यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के अंदर ही सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है। लेकिन हुआ क्या कि आगे जाकर के यूरोपीय संघ जब पूरी अर्थव्यवस्था स्टेबलाइज हो गई, इकोनॉमी अच्छी तरह से स्थापित हो गई, स्टेबलाइज हो गई, तो उसके बाद पूरी की पूरे यूरोप में यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप लेने लगा। ये राजनीतिक पॉलिटिकल, इसका अपना एक अलग ही एस्पेक्ट हो गया, राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया, राजनीतिक कामों में, पॉलिटिकल कामों में ज्यादा ये इंटरेस्ट लेने लगा। यूरोपीय संघ काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। बिल्कुल सही बात है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा। राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस देश में अलग अलग देश ही उसके राज्य, यूरोप में जितने भी देश हैं वही उसके राज्य हैं, एक तरह से समझिए। अपनी मुद्रा, अपना झंडा, है ना, ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन ये बात है कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। सब देशों का कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक है ना एकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची थी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का भी यूनिफिकेशन कर देंगे, वो नहीं हो पाया, इस पर सब लोग तैयार नहीं हुए। आगे देखिए, अब देखो, साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली, नए सदस्यों को शामिल करते यूरोपीय संघ अपने सहयोग के दायरे में भी विस्तार की कोशिश की है। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। जैसे मान लो कि जब यूरोप के सारे देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए, तो यूएसएसआर से जो अलग हुए थे देश ना, वो भी इसमें शामिल होने लगे, सो यूरोपीय संघ में। क्योंकि आपको पता है यूरोप से जुड़े रहेंगे तभी उनका व्यापार बढ़ेगा, सभी ट्रेड बढ़ेगा। सोवियत संघ के जितने भी देश थे, पूर्वी यूरोप के देश, वो भी तो यूरोप के ही थे, और यूरोप से कट के या हट के चलते तो उनका कभी विकास नहीं हो सकता, इसलिए वो भी सोवियत यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने लगे। ठीक है, अजीब तो करा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, 53 पेज पे। चलो देखो, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है, और 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसका सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी भी 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा का था, जो अमेरिका के ही लगभग है। मतलब कि पूरा अगर यूरोपीय संघ लोग सारे यूरोप के देश को ले लो
तो अमेरिका का बराबरी कर सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा संगठन आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के खतरे से के लिए खतरा बन सकती है। यूरो जो है उसकी वैल्यू इतनी अच्छी है कि वो डॉलर को टक्कर दे सकती है। ठीक है, विश्व व्यापार या वर्ल्ड ट्रेड में भी इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। ठीक है, पूरे एशिया में चीन और पूरे दूसरे वर्ल्ड में अमेरिका, ये दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं व्यापार में। और इन दोनों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो यूरोपीय संघ, और ये कभी किसी से दबता नहीं, क्योंकि मान लो जब लड़ाई बराबरी वालों में हो तो कोई किसी से दबेगा नहीं, हमेशा डट के खड़ा रहेगा। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर भी नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि यूएन यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो यूरोपीय संघ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका एक पोजीशन भी बहुत अच्छा पोजीशन है वहां पर। अमेरिका, एशिया, रूस, इन सबों के देशों की तरह जो भी है, यहाँ के देश की तरह ही ये भी एक अपना अलग ही दावेदारी दिखाता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसमें 5 मेंबर हैं, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। ठीक है, सॉरी, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद में के स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर है। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी 2018-19 में जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। ठीक है, वो खुद ही उसने बाहर कर लिया अपने आप को। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद को हाल के दिनों परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में भी शामिल है ना। टेम्पररी जो भी मेंबर होते हैं वो हैं, परमानेंट नहीं होकर के। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अगर देखें हम, ठीक है ना, तो इसमें अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों प्रभावित करना इसका एक मूलभूत उदाहरण है कि ईरान के साथ कैसा विदेश नीति किया जाएगा, इसमें अमेरिका की विदेश नीति या व्यापार की नीतियों को भी प्रभावित करता है यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ की बात को अमेरिका भी नेग्लेक्ट या नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। चीन के साथ अगर मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावशाली है। चीन एटॉमिक पावर है, इकोनॉमिक पावर है और वर्ल्ड पावर है। आप उसको डरा और धमका नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक तरीके से आप बात करें, उससे वहां पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करें, आर्थिक निवेश करें, कुछ पैसे लगाएं, या वहां के देशों को यहाँ आने दें, तो इस तरह से आप अच्छा रिलेशन बना सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये यूरोपीय संघ कर रहा है, जो कि इसकी ये नीति ज्यादा प्रभावी है। और चीन को अच्छी तरह से इसके साथ मित्रता भी है चीन की, और चीन किसी भी तरह से इसके आर्थिक जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, आर्थिक जो लाभ होते हैं, उसको कम भी नहीं कर सकते। सैनिक ताकत के हिसाब से देखें तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, पहला अमेरिका के पास है, पता ही होगा तो। इसकी कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। जो डिफेंस बजट है यूरोपीय यूनियन का, वो अमेरिका का सबसे बड़ा है, उसके बाद यूरोपीय संघ का है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, और अनुमान है कि इसके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान है। अमेरिका के बाद हर चीज में अगर आप देखो, नेचुरल रिसोर्स को छोड़ करके, ठीक है, मिनरल नेचुरल रिसोर्स को छोड़ करके अमेरिका के बाद अगर यूरोप को देखो तो दुनिया में हर जगह वो दूसरे स्थान पे रहता ही रहता है। अधिराष्ट्रीय संगठन मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, और यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। ठीक है, पावर है इसके पास, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों ने अपनी विदेश सुरक्षा नीति,
है और कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके हमले के खिलाफ थे। मतलब कोई जरूरी नहीं कि कोई भी विदेश नीति अगर हो, ऐसे तो साझी है, सब एक ही जैसी विदेश नीति अपनाने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर इराक का मामला लो तो टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने नहीं किया था। तो कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जब लोगों में क्या कहते हैं, मतभेद भी हो जाता है। अब देखो, जैसे अगर आप बात करो यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्gaरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन के मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इसकी विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने वाली यूरोपीय संघ की क्षमता भी सीमित होती है। मतलब कि बहुत सारे देश यूरो को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल दिया है जो इस बुक में नहीं होगा, ये है ना, जो कि अपडेटेड नहीं है एनसीईआरटी, जिसमें कि ब्रिटेन भी, आप लोग लिख सकते हैं कि ब्रिटेन भी अब यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है और ब्रिटेन यूरोप का एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था और अभी भी है। तो उससे निकलना यूरोपीय संघ के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी की बात है। और ये जो ब्रैकेट यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव जो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट, ये सारा का सारा जरूर पढ़ लेना। कब क्या हुआ, डेट ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे डेट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते, सारे के सारे पढ़ लेना। 17 इस हफ्ते में चैप्टर में खत्म करूंगा, आज इतना ही।